सो गाइस, सारे बच्चे केसेस में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं कि पेपर में केसेस हमें याद ही नहीं होते। जीएस पेपर 2 में हमें लिख के क्या आना है, क्या हमें वहां पर लिखते हुए केसेस याद आएंगे? मुझे पता नहीं आएंगे, इसलिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, हम केसेस डिस्कस करेंगे, लेकिन रैंडम केसेस के बारे में बात नहीं करेंगे कि कभी केशवानंदा भारती केस कर लिया, कभी हमने एके गोपालन केस कर लिया, कभी हमने कोई एक्सवाईजी केस कर लिया, कोई गवर्नर से रिलेटेड केस कर लिया ना। हम एक सीक्वेंस में केसेस डील करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रांसजेंडर के ऊपर कोई केसेस आए हैं या एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है, तो वो मैंने 5 जजमेंट 4 जजमेंट आपको दे देनी है एक हफ्ते के अंदर। हर रोज एक एक जजमेंट करते जाएंगे, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो करेंगे ताकि आपको जो जजमेंट है वो याद रहे। उसके बाद नेक्स्ट वीक जब हम पहुंचेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द judgments with respect to the governor. Similarly, with respect to prevention of the sexual harassment of women, वो वाली सारी जजमेंट्स हम कर लेंगे। Similarly, कोई भी केस से रिलेटेड जो जजमेंट्स होंगी वो सारी हम क्या करते जाएंगे, एक एक हफ्ता करके करते जाएंगे। एंड उसमें मैं आपको क्रोनोलॉजी बताऊंगा कि भाई कहां से शुरू हुई गेम, कहां पर एंड हो रही है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये पर्टिकुलर सिनेरियो को लेके। तो आज हम इस हफ्ते में स्टार्टिंग फ्रॉम द मंडे, दैट इज 3rd of August, मैं आपको एलजीबीटी कम्युनिटी के रिगार्डिंग जितने सारे केसेस हैं वो सारे डिस्कस करने वाला हूं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। सो 4 दिन हम केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड वो 4 दिन की जो टाइमिंग होगी, इट विल बी शाम को या रात को कह लीजिए 10 बजे। 10 बजे ये मेरी वीडियो जो है आपको मिला करेगी रोज, तो आप उसको देखिए। एनरिचिंग वीडियो होगी, शॉर्ट वीडियो होगी, ताकि आपका जो जीएस पेपर 2 है वो स्ट्रांग हो, खाली आंसर्स ना लिख के आए आप। ओके, ऐसा क्लियर गाइस यहां तक? ओके, तो आज जिस केस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। देखो, बड़ी ऑब्वियस बात है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं गाइस। जो सेक्शन 377 है ये कोई नई बात नहीं है। बहुत साल पहले भी आपको इवन महाभारत में भी ये देखने को मिला, शिखंडी कैरेक्टर था। ट्रांसजेंडर जो है आपको अक्सर नजर आते हैं सोसाइटी में, और ये कोई जानबूझ के बनाएगी कम्युनिटी नहीं है, ये तो नेचर की तरफ से डिजाइन की गई चीज है ना। हमारा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आज अगर मैं मर्द पैदा हुआ हूं तो इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? मैं प्रोग्रामिंग नहीं करके आया था। आप अगर औरत पैदा हो गए तो आप कोई प्रोग्रामिंग नहीं करके आए थे कि मुझे औरत पैदा होना है। सिमिलरली जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो भी कोई प्रोग्रामिंग नहीं करके आए थे कि वो ऐसे पैदा होंगे। सो इट इज मैटर ऑफ चांस, किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसको तो नहीं रोका जा सकता। लेकिन उनके ऊपर हो रहे अत्याचार या उनकी वैल्यूज को ना समझना या उनके इमोशंस को निग्लेक्ट करना, दैट इज रॉन्ग। और हिंदुस्तान में ये सालों से होता है कि उनको अदर सिटीजन भी छोड़ो, उनको सिटीजन माना ही नहीं जाता। एंड क्या मानना चाहिए? एज अ ह्यूमन बीइंग जरूर मानना चाहिए। अगर हमने अंग्रेजों से आजादी लेके अपने आप को संविधान दिया है तो वो एक प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है। अगर वो संविधान इस देश के नागरिकों को एक बनती डिग्निटी या रिस्पेक्ट ही नहीं दे पा रहा है, तो फिर ऐसे संविधान का फायदा क्या? सिलेक्टिवली फायदे लेने के लिए थोड़ी संविधान बना था। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। इसी चीज में इंटरवीन किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कैसे जजमेंट्स बदलती रही। आज क्या उनका स्टेटस है? क्या वो एक साथ रह सकते हैं? कैन दे हैव रिलेशनशिप्स, लिव इन में रह सकते हैं? क्या शादी करा सकते हैं? क्या शादी उनकी रिकॉग्नाइज की जाएगी या रजिस्टर की जाएगी या नहीं? वो सारी चीजें हम आज इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैंने रोज रात को आपको 10 बजे एक केस करवाना है। एक हफ्ता हम करेंगे एलजीबीटी के ऊपर, अगला हफ्ता गवर्नर पे, उससे अगला हफ्ता किसी और मुद्दे के ऊपर, ताकि पेपर में आपको फायदा हो। ठीक है गाइस? सो आई होप इट इज क्लियर। 377 की बात मैंने आपको बताया। और नाज, पहला हमारा केस क्या होगा जी? नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ओके, 2009 का केस है, वेरी मच इंपॉर्टेंट केस। एलजीबीटी कम्युनिटी के जो राइट्स है इंडिया में, उससे रिलेटेड जी ये केस है। ओके, तो आपके एग्जाम के लिए देखो, जब भी आपको मैं आपको ट्रिक बताता हूं, जीएस पेपर 2 में नंबर लेने की ट्रिक क्या होती है? अगर जीएस पेपर 2 में सपोज कीजिए आपको वल्नरेबल सेक्शन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ गया लिखने के लिए, या फिर सपोज कीजिए एलजीबीटी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आ गया लिखने के लिए, आप एलजीबीटी कम्युनिटी के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं,
सोसाइटी के नजरिए से अगर आपको जीएस पेपर 1 में कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप सहानुभूति लिख रहे हैं, तो वो सहानुभूति अपनी जेब में डालिए और घर चले जाइए। क्यों? क्योंकि नंबर नहीं मिलने वाले। नंबर मिलेंगे कि हाउ मच यू आर अवेयर about their issues, how much you are aware about the atrocities, how much are you aware about the values which you need to have for them, how much are you aware with respect to the government intervention, ताकि उनके लाइफ को क्या किया जा सके, इजी किया जा सके। how much are you aware कि जो वैक्यूम है उसको कोर्ट ने भरा या नहीं भरा, और अगर भरा तो कौन कौन से केसेस से भरा, आप कितना अवेयर हैं। यही सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला केस आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। 2009 का केस है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस था। आज रात को 10 बजे मैं आपको ये केस बता रहा हूं, ओके? 10 बजे हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। रोज हम थर्सडे तक इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, नए नए केसेस के बारे में, एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में, और फिर अगले हफ्ते के और मुद्दा पकड़ेंगे। लेटेस्ट से गवर्नर का मुद्दा पकड़ लिया, विमेन के रिलेटेड कोई केसेस हमने डिस्कस कर लिए, एंड सो ऑन। ये जो चर्चा है हमारी चलती जाएगी, ठीक है गाइस? तो चलिए चलते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अ बिट अबाउट द कोसी। गाइस, नंबर कैसे लिए जाते हैं, नंबर कैसे लिए जाते हैं, बड़ा बेसिक क्राइटेरिया बता रहा हूं आपको। जब भी आपको एग्जाम में मार्क्स हासिल करने हैं, आपके एग्जाम में मार्क्स आने का तरीका होता है कि आप ये आंसर्स बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। आंसर्स बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको कंटेंट जो है वो कैसा पढ़ाया गया है, क्या कंटेंट एग्जाम रिलेटेड था या नहीं था। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हम जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो वो जजमेंट्स क्या करेंगे, आपके आंसर्स को एनरिच करेंगे। आप जजमेंट्स लिखेंगे तो नंबर मिलने वाले हैं आपको। लेकिन क्या आपके इंस्टीट्यूट में या आपका मेंटोर या आपका टीचर, आपका गाइड आपको ये सारी चीजें अवेलेबल करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। अगर नहीं करवा रहा है, यू नीड टू थिंक ओवर दैट। तो कई बच्चे हमारे पास आते हैं जो बाकी इंस्टीट्यूट्स में जाने के बाद क्या होता है, उनको फील होता है कि सर हमने तो बहुत फीस दे दी, अब हम क्या करें। सो फॉर ऑल ऑफ देम मैंने क्या बोला कि उसको मत छोड़ो, जाते जाओ, पढ़ते जाओ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहीं प्रॉब्लम है, देन आप ये हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस तो 25,000 है, बट अगर आप उस पर कोड लगा रहे हैं, कोड क्या लगा रहे हैं आप? ABH01। व्हाट्स द कोड? इट्स ABH01। तो ये हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन पर भी जा सकते हैं। ABH01 आप कोड लगाएंगे, तो ये कोड लगा के आपको ये 25,000 वाला जो कोर्स है 9,999 यानी कि 10,000 रुपए में आपको ये कोर्स अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा। तो इट इज नॉट दैट बिग अमाउंट फॉर योर करियर ऑल्सो, एंड आपका नुकसान भी नहीं होगा अगर वहां पर समझ नहीं आ रहा। बट ये कोड लगाइएगा कहां पर? वेबसाइट launchpadeducation.in पर, या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, दैट इज माई इंस्टीट्यूट ऐप फॉर iOS यूजर्स, मतलब आईफोन है तो माई इंस्टीट्यूट ऐप सर्च कीजिएगा। लॉन्चपैड एजुकेशन अगर आपके पास एंड्रॉइड का फोन है तो वहां पर भी डाउनलोड करके आप ये सारी चीज ले सकते हैं। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ प्रीटी मच क्लियर। चलिए, अब मैंने आपको क्या बताया, एवोल्यूशन ऑफ एलजीबीटी प्लस राइट्स इन इंडिया। आज हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। फिर इंपॉर्टेंट रोड मैप क्या है हमारे पास, जर्नी थ्रू द लैंडमार्क केसेस जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड वो ये है, अगर ये स्लाइड आपने सिर्फ देख ली तो आपको एग्जाम में नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये सारे जो केसेस हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वो सारे एलजीबीटी कम्युनिटी से रिलेटेड हैं। इनको पी लो, इनमें क्या बोला गया वो भी मैं आपको बता रहा हूं। पहला केसेस नाज फाउंडेशन जो 2009 में आया, पहली बार बोला जाता कोर्ट के द्वारा कि सेम सेक्स रिलेशनशिप जो है उसको डीक्रिमिनलाइज किया जाता है। तो अगर कल से लड़का और लड़का साथ रह रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं, लड़की और लड़की साथ रह रहे हैं, जिनको हम लेस्बियन बोलते हैं या गे बोलते हैं, तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। इट हैज बीन डीक्रिमिनलाइज्ड। पहले इट वाज क्रिमिनलाइज्ड। 377 की बात हम तो ही तो कर रहे थे ना भाई। पहले इट वाज व्हाट? इट वाज क्रिमिनलाइज्ड। संविधान नहीं अलाउ करता था। संविधान का दिमाग, नॉट संविधान इन द सेंस या कि हमारा लॉ जो था वो अलाउ ही नहीं कर रहा था, उसका इतना दिमाग नहीं चल रहा था कि व्हाई वी आर डूइंग दिस। लेकिन कोर्ट ने बोला कि भाई अब सेम सेक्स रिलेशनशिप को हम क्या करते हैं? डीक्रिमिनलाइज। अगला केस आता है सुरेश कुमार कौशल, जिसमें बोला गया कि नहीं भाई क्यों डीक्रिमिनलाइज किया, इसको दोबारा से क्रिमिनलाइज करो। तो सेक्शन 377 को क्या किया गया? रिस्टोर कर दिया गया। तो देखो कैसे चलता जा रहा कॉन्फ्लिक्ट, आपको नाम याद रखने हैं। फिर आया नालसा केस 2014 में, जिसमें ट्रांसजेंडर राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया कि भाई जो ट्रांसजेंडर के अधिकार हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। तो जो आम नागरिकों को अधिकार मिलते हैं वो उनको भी मिलने चाहिए। देन फिर आता है केएस पुट्टुस्वामी 2017, जो राइट टू प्राइवेसी के लिए भी बहुत पॉपुलर हुआ था, और उसमें बोला कि प्राइवेसी इंक्लूड करती है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कि आपकी क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट केस वाज नवतेज सिंह जौहर केस। पी जाओ,
पी जाओ, इसको अच्छे से पी जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट केस है नवतेज सिंह जौहर, जिसने बोला सेक्शन 377 को फाइनली मैं खत्म करता हूं। तो वो ओरिजिनल पोजीशन पर चले गए जो नास फाउंडेशन में आई थी हमारे पास, सेम सेक्स रिलेशनशिप को डीक्रिमिनलाइज किया गया था। तो आपको याद रहना चाहिए, सेम सेक्स रिलेशनशिप को डीक्रिमिनलाइज किया गया पहला नास फाउंडेशन में, दूसरा नवतेज सिंह में। सेम सेक्स रिलेशनशिप को दोबारा क्रिमिनलाइज किया गया था सुरेश कुमार केस में। नालसा केस में ट्रांसजेंडर राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया था। देन लेटेस्ट केस जो 2013 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज सुप्रियो चक्रवर्ती केस। इसमें क्या बोला गया, मैरिज इक्वालिटी जो है वो डिनाई की जाती है, और कोर्ट का कहना यह था कि भाई देखो ऐसा है, आपके अधिकार हैं, ठीक है, आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ठीक है, आप लिव इन में रहना चाहते हैं, ठीक है, आप शादी कराना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन शादी को रजिस्टर करने के लिए आप बोलेंगे जाके कि जाओ जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो, तो वो हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। लेट द कोर्ट, लेट द पार्लियामेंट डिसाइड, वो लॉ बना के डिसाइड करेगी ना कि आपको शादी रजिस्टर करवाने का अधिकार है या नहीं है। सो ये 5 केसेस, नास फाउंडेशन, सुरेश कुमार कौशल, नालसा, के एस पुट्टुस्वामी, नवतेज सिंह जौहर, सुप्रियो चक्रवर्ती, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इतना भी याद रख सकते हैं क्या कि अगर एलजीबीटी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो 5 जो केस हैं, जो जजमेंट है, आप इग्नोर मत कीजिएगा। नास फाउंडेशन नंबर 1 जिसमें सेम सेक्स को डीक्रिमिनलाइज किया गया, सुरेश कुमार कौशल जिसमें बोला कि क्यों डीक्रिमिनलाइज किया है, उसको दोबारा से क्रिमिनलाइज करो, नहीं सेम सेक्स रिलेशनशिप हो सकते। फिर नालसा केस ने बोला कि ट्रांसजेंडर्स के राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करो, 2014 की बात है। फिर के एस पुट्टुस्वामी ने बोला भाई प्राइवेसी में सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी तो होती है, अब अगर एज अ लड़का मुझे लड़का पसंद है तो वो मेरी प्राइवेसी है, एज अ लड़की मुझे लड़की पसंद है तो वो मेरी प्राइवेसी है, क्यों आप बीच में बोल रहे हो। देन नवतेज सिंह जौहर केस में बोला गया कि भाई 377 को हम स्ट्रक डाउन कर रहे हैं, डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, अगर लड़का लड़की के साथ रहना चाहता है तो रहे, लड़की लड़की के साथ रहना चाहती है तो रहे, नो प्रॉब्लम, रिलेशनशिप बनाना है, नो प्रॉब्लम। सुप्रियो चक्रवर्ती ने बोला ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये केस था 2023 का लेटेस्ट वन, वो कहते हैं मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर्ट कह रहा है, लेकिन शादी रजिस्टर करवा लोगे, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर गाइस। तो ये आपने केसेस सारे डिस्कस करने जो मैंने आपके साथ, उसमें से पहला केस आज हम बात कर रहे हैं विच इज नास फाउंडेशन केस, ओके। लेकिन नास फाउंडेशन से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वो कौन सी चीजें हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सेम सेक्स रिलेशन, सेम सेक्स लिव इन रिलेशन, एंड देन उसके अलावा जो अगली चीज हमें डिस्कस करनी है दैट इज अबाउट द मैरिज। आई थिंक या सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। तो अभी ये 3 याद रखिए, देखो 3 टर्म्स होती हैं, कंफ्यूज मत होना। एलजीबीटी को समझने के लिए 3 चीजें याद रखिएगा। नंबर 1 क्या है, सेम सेक्स रिलेशनशिप। सेम सेक्स रिलेशनशिप का मतलब है टू एडल्ट्स ऑफ द सेम सेक्स आर इन अ रोमांटिक और अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, उसको हम क्या बोलते हैं, सेम सेक्स रिलेशनशिप, ओके। सेम सेक्स रिलेशनशिप मतलब 2 एडल्ट्स आपस में सेक्सुअल रिलेशन रख रहे हैं या अदरवाइज रिलेशन रख रहे हैं, और वो सेम किसके हैं, सेम सेक्स के, मतलब मेल मेल है या फीमेल फीमेल के साथ, नो प्रॉब्लम, ओके। ये लीगल है इन इंडिया में, यस। नवतेज सिंह जौहर केस में इसको क्या कर दिया गया, लीगलाइज कर दिया गया। दूसरा होता है सेम सेक्स लिव इन रिलेशनशिप, के 2 जो एडल्ट्स हैं ऑफ सेम सेक्स, चाहे वो मेल मेल है चाहे वो फीमेल फीमेल है, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं बिना शादी के, ये भी लीगल है एंड इसको प्रोटेक्ट किया गया पुट्टुस्वामी केस में भी आर्टिकल 21 के अंदर, राइट टू प्राइवेसी, एंड इवन नवतेज सिंह जौहर केस में भी एंड सुप्रियो चक्रवर्ती केस में भी इसको क्या किया गया, सपोर्ट किया गया कि यस आप रह सकते हैं। तीसरी चीज कि सेम सेक्स मैरिज अलाउड है या नहीं है। So marriage between 2 persons of the same sex not legally recognized in India. Allowed तो है ही है, आप अक्सर सुनते हैं ना कि 2 लड़कों ने शादी करा ली, 2 लड़कियों ने शादी करा ली, अलाउ को क्या है, जाओ जाके फेरे ले लो, कौन रोक रहा है। लेकिन क्या कोर्ट में जाकर रजिस्टर करा सकते हैं? नो, लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। सुप्रियो चक्रवर्ती केस 2023 में कोर्ट ने क्या बोला कि भाई फंडामेंटल राइट नहीं है आपका शादी कराना, हम स्पेशल मैरिज एक्ट को दोबारा से नहीं लिख सकते। ये एक्ट है ना, एक्ट बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो जाओ पार्लियामेंट को बोलो कि वो डिसाइड करे कि इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को हमें रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना है। अब आपको क्या लगता है, बीजेपी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी या लॉ बनाएगी सेम सेक्स मैरिज पे या नहीं? ओके, सो आगे चलते हैं। सो हमारा पहला केस है जी, दैट इज नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आज हमने डिस्कस करना है। 2009 का केस है। बैकग्राउंड क्या है जी, 2009 से पहले जो सेक्शन 377 था, अब सेक्शन 377 क्या है, इट इज क्रिमिनलाइजिंग
सेम सेक्स रिलेशनशिप, सेम सेक्स रिलेशनशिप को क्या करता है जी, ये क्रिमिनलाइज करता है कि अगर लाइक लड़का लड़के के साथ रिलेशनशिप बना रहा है तो क्रिमिनलाइज करता था, लेकिन 2009 से पहले। ओके, सो कार्नल इंटरकोर्स जिसको क्या बोलते हैं हम, जो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल इंटरकोर्स। नेचुरल हम किसको बोलते हैं, लड़का और लड़की को जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी भी तरह का आप इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं तो उसको अलाउ नहीं किया जाता, क्रिमिनलाइज किया जाता है। दैट इज व्हाट इज सेक्शन 377। इज दैट क्लियर? अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर। सो ऑर्डर ऑफ द नेचर क्या है? ऑर्डर ऑफ द नेचर इज द रिप्रोडक्शन। तो ऐसा कोई भी इंटरकोर्स जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता उसको क्या किया गया था जी, उसको क्रिमिनलाइज किया गया था। ये था सेक्शन 377। आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट वेरी क्लियरली। सो ये कॉलोनियल लॉ था जिसको फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता था किसके खिलाफ, एलजीबीटी कम्युनिटी के खिलाफ। सो लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल कम्युनिटी के खिलाफ। नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2009 में क्या बोला गया कि 377 जो है, 377 जो है वो वायलेट कर रहा है किसको, डिग्निटी को, ह्यूमन बीइंग की डिग्निटी को, प्राइवेसी को एंड इक्वालिटी को। इसको वायलेट नहीं करना चाहिए, इसलिए ये गलत है। फैक्ट्स क्या थे? नास फाउंडेशन जो है इट्स एन एनजीओ वर्किंग ऑन एचआईवी एड्स की प्रिवेंशन के लिए। चैलेंज 377 सेक्शन बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने इसको चैलेंज किया। अब नास फाउंडेशन, देखो फाउंडेशन है ना, किसके लिए काम करती है? ये एनजीओ है जो वर्क कर रही थी एचआईवी एड्स के मरीजों के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए, उसके चैलेंजेस के लिए। सो एनजीओ ने आर्ग्यू किया कि अगर आप क्रिमिनलाइज करते हैं कंसेंशुअल सेम सेक्स रिलेशनशिप को, it prevented LGBT community person from accessing healthcare and violated their what फंडामेंटल राइट। उनके फंडामेंटल राइट को क्या किया जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है। उनको हेल्थ केयर की एक्सेस लेने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है अगर आप क्या करते हैं, इसको क्रिमिनलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि एचआईवी तो कहीं से भी कैसे भी हो सकता है, चाहे आप नेचुरल सेक्स कर रहे हैं चाहे अननेचुरल सो कॉल्ड कर रहे हैं। तो अब इश्यूज क्या थे कि सेक्शन 377 वायलेट कर रहा है 14 को, 15 को, 21 को। अगर यहां वायलेट कर रहा है, अगर हाँ ये वायलेट कर रहा है, इफ इट इज वायलेटिंग, तो फिर उसके बीच में हमें जाके देखना पड़ेगा। तो जजमेंट में क्या बोला गया, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 377 को समझा एंड बोला जी भाई कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप है बिटवीन एडल्ट्स इन प्राइवेट इज नॉट अ क्राइम। चाहे वो एडल्ट सेम सेक्स के हो, चाहे वो एडल्ट जो है ऑपोजिट सेक्स के हो, उनके बीच में कुछ भी हो रहा है तो उसमें किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। एंड 377 सिर्फ किसके लिए रहेगा, माइनर्स के लिए रहेगा। आप माइनर के साथ नहीं कर सकते। कंसेंसुअल एक्ट्स, नॉन कंसेंसुअल एक्ट्स आई मीन, ऐसा नहीं है किसी की मर्जी के बिना आप किसी के साथ धक्का करें, जबरदस्ती करें, तब ये रहता है। ओके, एंड सिग्निफिकेंस इसकी क्या थी, फर्स्ट इंडियन कोर्ट टू रिकॉग्नाइज द एलजीबीटी राइट्स। ये पहला इंडियन कोर्ट था जिसने रिकॉग्नाइज किया, फर्स्ट मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल विक्ट्री थी ये एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए। लेकिन इस जजमेंट को साथ ही साथ चैलेंज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी मैंने आपको बता दिया था कि इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया गया था तो अगला जो केस था वो कौन सा केस था, इट वाज सुरेश कुमार कौशल केस, जो 2013 में इसको चैलेंज किया गया था। एंड उसमें क्या था, यस इसको रिवर्स कर दिया गया था। तो वेरी मच इंपॉर्टेंट सुरेश कुमार वाला केस भी। तो अभी नास केस आपको समझ आ गया गाइस। अगर मुझे ब्रीफ करना है नास फाउंडेशन को, तो नास फाउंडेशन केस को ब्रीफ कर लेते हैं। नास फाउंडेशन ने क्या किया जी, केस लेकर गए दिल्ली हाई कोर्ट में और वहां जाके बोला कि भाई 377 जो है वो गलत है। नास फाउंडेशन का काम क्या था, वो क्या थे, एक फाउंडेशन थी, एक एनजीओ थी जो किसके लिए काम कर रही थी, जो काम कर रही थी एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए। और वो बोलती थी कि अगर आप इनको अधिकार नहीं देंगे तो इनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, डिग्निटी वायलेट हो रही है। तो नास फाउंडेशन ने सिंपल शब्दों में बोला कि 377 को क्या कर दो, डीक्रिमिनलाइज कर दो। तो कोर्ट ने बोला कि 377 को डीक्रिमिनलाइज हम कर रहे हैं किस बुनियाद के ऊपर, कि आर्टिकल 14 जो है वो वायलेट हो रहा है। अगर नहीं करते, 377 क्या कर रहा है, 377 आर्टिकल 14 वायलेट कर रहा है, 15 वायलेट कर रहा है, 21 वायलेट कर रहा है। और इस बुनियाद के ऊपर लोग आर डिप्राइव्ड, पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर डिग्निटी। ओके, एंड इसीलिए हम इसको खत्म कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं। सो ये पहला केस था जिसमें एलजीबीटी कम्युनिटी की क्या हुई थी, जीत हुई थी। Is that clear guys? So I hope guys it is clear। तो बाकी मैंने आपको बताया एवरीथिंग। तो दोबारा एक बार बता देता हूं कि ऑनलाइन बैच को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो देखो बड़ी ऑब्वियस बात है,
यहां पर तो मैं कुछ केसेस करवा सकता हूं ना, बट डिटेल में जब हम केसेस करते हैं वो कहां करते हैं, क्लासेस में डिस्कस करते हैं। एंड क्लासेस के एक्सेस के लिए लाखों रुपए देने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 10,000 रुपए देना अप्रॉक्स, ओके। और वो कहां पर, हमारी वेबसाइट launchpadeducation.in पर। लेकिन 10,000 का कोर्स तब मिलेगा जब आप कोड लगाएंगे ABH01। ये ABH01 कोड के साथ ही आपको एक्सेस मिलेगा। या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, माई इंस्टीट्यूट ऐप फॉर एप्पल यूजर्स, iOS यूजर्स एंड लॉन्चपैड एजुकेशन ऐप फॉर एंड्रॉइड यूजर्स। तो आप करेंगे वहां जाके भी एक्सेस ले सकते हैं, launchpadeducation.in पर जाके भी आपको एक्सेस मिल सकता है बहुत ही नॉमिनल प्राइस के ऊपर। इसके अलावा छोड़ो वो भी नहीं जाना तो नीचे जो नंबर सिलेक्ट हो रहे हैं उन पे कॉल करके यू कैन गेट करियर काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका क्या फर्क पड़ता है, फ्री में। ओके, थैंक यू।